नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। कितना क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं तो टॉप 2000 जो प्रश्नों का हम सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज का आज का जो है वीडियो नंबर कितना है? 32 नंबर है। ठीक है ना? अब इससे पहले वाला जितना भी वीडियो नंबर है पार्ट वाइज पार्ट जो कंप्लीट करवाए हैं, जैसे में कि अभी तक जो 31 वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे में बीपीएससी हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया, यानी कि बिहार का कोई भी एग्जाम हो, अगर सच में आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को ना एक बार आप जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है ना? पूरा का पूरा जितना भी 31 पार्ट है हम अपने चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना के उपलब्ध करा दिए। ठीक है ना? आप जाइए और आराम से एक बार क्लिक करके कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना? अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो जो शुरू करने वाले हैं, उस वीडियो को आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप बता ही दिए आपको कि बिहार के आप सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये चैनल और साथ ही साथ ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का जो है प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आज का कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना दोस्त? तो बस वीडियो को आपको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? हम बात करते हैं आज का जो प्रश्न है 311 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना? इससे पहले जो है हम आपको 310 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा वीवीआई क्वेश्चन पी बाई क्यू के साथ साथ पूरा कंप्लीट करा दिए। हमारे चैनल को आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है, ये जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है ना? यानी कि किस जिला में अवस्थित है? ठीक है ना? ऑप्शन चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? रोहतास में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सुपौल में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सिवान में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गया में है। अब बताइए, जो डगमारा विद्युत परियोजना है, ये आखिर किस जिला में अवस्थित है? ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए बताते हुए निकलते हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुपौल में। ठीक है ना? ये जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है? सुपौल में। ठीक है ना? चलिए इसको और भी हम डिटेल्स में देख लेते हैं, लेकिन मेनली आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये डगमारा जो जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है? सुपौल में। ठीक है? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि ये डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार की जो है कोसी नदी पर सुपौल जिले में अवस्थित है। ठीक है ना? जो कि एक बड़ी 130 मेगावाट की ना रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है ना? जिसका लक्ष्य क्या है कि स्वच्छ बिजली का उत्पादन करना। साथ ही साथ इसका जो निर्माण है ये किसने किया है? तो एनएचपीसी ने किया है। एनएचपीसी, एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है ना? तो एनएचपीसी के साथ साथ बिहार राज्य का जो जल विद्युत निगम है उसके द्वारा भी किया जा रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये मेनली आप याद रखिएगा कि ये डगमारा जो जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? तो सुपौल जिला में है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो 312 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आपको वीवीआई है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पी बाई क्यू है। ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है? बोल रहा है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन, ठीक है ना, बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? ठीक है ना? अब ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मोतिहारी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है रक्सौल से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है जोगबानी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पटना से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन है, वो आखिर बिहार के किस जिला से प्रारंभ होती है? ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि मोतिहारी जिला से प्रारंभ होती है। और आपको बता देना चाहते हैं कि नेपाल से, यानी कि नेपाल से और भारत के बीच में लगभग ये जो पेट्रोल पाइपलाइन की जो बिछाई गई है पाइपलाइन, वो कितना किलोमीटर है? 69 किलोमीटर तक बिछाई गई है। ठीक है ना? और 50-50 यानी कि बहुत 32 पॉइंट कुछ जो है किलोमीटर भारत में और 36 पॉइंट कुछ किलोमीटर जो है नेपाल में। ठीक है ना? लेकिन अभी जो है हम आपको डिटेल्स में और भी चीजें बताएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि नेपाल की जो प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो बिहार के मोतिहारी जिला से प्रारंभ हुई है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते इसको और भी डिटेल्स में देख रहे थे। देखिए ध्यान से समझिएगा। यह जो पाइपलाइन है यह नेपाल के अमलेखगंज और बिहार के मोतिहारी के बीच बिछाई गई है। समझ में आ गया ना? नेपाल के अमलेखगंज और बिहार के मोतिहारी जिला से बिछाई गई है। समझ में आ गया ना? अब देखिए इसका जो प्रारंभ को आया स्थान है ये कहाँ कहाँ से है? तो देखिए ये प्रारंभिक हो रहा है मोतिहारी से। ठीक है ना? जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो के साथ हुआ है। ठीक है ना? ये कहाँ है? बिहार में है। और इसका गंतव्य कहाँ है, मैंने कि कहाँ तक बिछाई गई है? तो अमलेखगंज जो कि नेपाल में है।
अब इसकी लंबाई कितना है भारत और नेपाल के बीच में, तो टोटल 69 किलोमीटर है, जो कि 32.7 किलोमीटर जो है भारत में और 36.2 किलोमीटर नेपाल में है। लेकिन इस जो है इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका परियोजना का जो मेन उद्देश्य है नेपाल को ना स्वच्छ और सस्ता ईंधन यानी कि पेट्रोलियम उपलब्ध कराना। समझ में गया ना? तो इसका मेनली उद्देश्य जो है यही आपका है। ठीक है ना? तो आप मेनली याद रखिएगा कि चंपारण में जो मोतिहारी है वहीं से इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 313 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है? बोल रहा है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है, रामसर क्षेत्र, ये निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? पहला रामसर साइट्स पूछ रहा है। ठीक है ना? तो कौन सा है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है बेगूसराय में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बांका में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भोजपुर में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पूछ रहा है बिहार का प्रथम रामसर साइट। ठीक है ना? आखिर ये किस जिला में है? ठीक है ना? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये जो रामसर साइट है ना, रामसर साइट, ये जो है हमेशा जो बिहार का प्रथम रामसर है कौन सा है? तो बेगूसराय में। और कौन सा है? तो कांवर झील है। कौन सा है? कांवर झील है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, लेकिन आप मेनली क्या याद रखना है कि बेगूसराय में जो रामसर साइट्स है, वो प्रथम और पहली बार जो है उसको नाम रामसर साइट्स के रूप में लिया गया था। तो कौन-सा है? काँवर झील है, जो कि कहाँ पर है? तो बेगूसराय में, बेगूसराय जिला में, ठीक है ना? चलिए इसको और भी हम डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि बेगूसराय जिले में स्थित जो काँवर झील है, वो बिहार का पहला रामसर साइट है, ठीक है ना? और इसे एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड माना गया है, ठीक है ना? साथ ही साथ जो ये काँवर झील है, वो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना? जो कि गंगा की सहायक नदी और साथ ही साथ बूढ़ी गंडक द्वारा निर्मित होती है। समझ में आ गया ना? तो ये तो आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो पूरे भारत में रामसर जो साइट है, ठीक है ना? कितना है? रामसर जो साइट है वो कितना है? टोटल 96 है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बात करें पूरे बिहार में कितना है? ठीक है, बिहार में कितना है? तो बिहार में टोटल याद रखिएगा, टोटल 6 है। कितना है? 6 है। कब? जनवरी 2026 तक हम बता रहे हैं, जब ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये टोटल कितना है बिहार में? तो 6 रामसर साइट है। और पूरे भारत में कितना है? तो 96 रामसर साइट है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हम आपको पहला भी बता दिए, बिहार का पहला रामसर साइट कौन-सा है? तो काँवर झील है, जो कि कहाँ पर है? बेगूसराय जिला में है। टोटल अभी जनवरी 2026 की बात बता रहे हैं कि अभी जो है पूरे भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो 96 रहे, जिसमें से बिहार में कुल 6 रामसर साइट नामित किए गए हैं। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है काफ़ी ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 314 नंबर सवाल पे। प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस ब्रिटिश कैप्टन से लड़ी थी? किस ब्रिटिश कैप्टन से लड़ी थी? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है कैप्टन डगलस के साथ लड़ी थी, या फिर ऑप्शन नंबर बी ली ग्रैंड के साथ लड़ी थी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विसेंट अय्यर के साथ लड़ी थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ई.एल. सैमुअल्स के साथ लड़ी थी। अब बताइए, जो वीर कुंवर सिंह जी थे, इनकी अंतिम लड़ाई किस ब्रिटिश कैप्टन के साथ हुआ था? ठीक है ना? देखिए दोस्तों, आपको जितना भी जानकारी होगा ना इस सीरीज को फॉलो करने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही ढंग से अटेंड किया है। क्यों? क्योंकि आजकल अभी बीपीएससी में जो लगभग 1000 पद आने वाला है, उसमें तो आपको मालूम है बिहार स्पेशल से कितना ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन का, है कि नहीं? तो बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, और सिर्फ बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार के कोई भी एग्जाम हो, सामने लगा हुआ सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना दोस्त? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी ली ग्रैंड, ठीक है ना? 1857 की क्रांति के समय में, ठीक है ना, इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा अपना क्रांतिकारी भूमिका निभाए थे। उसी में जो है अंतिम समय में जो है ली ग्रैंड के साथ जो है इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी थी। समझ में आ गया ना? तो इसको हम चलिए और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, लेकिन मेरे लिए आप याद रखिएगा, ये जो ली ग्रैंड है, ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई ब्रिटिश कैप्टन किससे लड़ी थी? ली ग्रैंड से लड़ी थी। देखिए, बार-बार हम आपको रिपीट इसलिए करते हैं क्वेश्चन चाहे ऑप्शन, ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज़ बैठ जाए। ठीक है ना? चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि वीर कुंवर सिंह की अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ जगदीशपुर के पास हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जगदीशपुर के पास हुआ था। ठीक है ना?
23 अप्रैल 1777 को बिहार के जो शाहबादा, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिला है, पहले इसका नाम क्या था, शाहबादा था, ठीक है ना। तो वहीं के जो जगदीशपुर गांव में जन्मे कौन, वीर कुंवर सिंह। कब जन्मे थे, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1777 को, ठीक है ना। और इन्होंने ही ना 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारी देशभक्तों का नेतृत्व भी किया था, ठीक है ना। तो ये तो चीजें आपको ऑलरेडी मालूम ही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिए कि जो ली ग्रैंड थे, ली ग्रैंड, इनसे जो है अंतिम लड़ाई वीर कुंवर सिंह की हुई थी। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। आपको हर एक क्वेश्चन ना पॉइंट टू पॉइंट आपको कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन अप कर दिए हैं, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने 315 नंबर सवाल पे। ये 315 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि 1830 के दशक में पटना के किस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था। 1830 के समय की बातें बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर पर चलते हैं, तो ऑप्शन ए है गोदवारी विद्रोह के समय, गोदवारी विद्रोह के लिए केंद्र बना था। या फिर ऑप्शन नंबर बी है सन्यासी विद्रोह के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी है संथाल विद्रोह के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है बहवाई विद्रोह के लिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, जो ये 1830 के दशक था, उस समय जो है पटना में बवाही विद्रोह के लिए काफी ज्यादा वो केंद्र बन के उभरा था, यानी कि एक सेंटर बना था। कौन सा, पटना जिला, ठीक है ना। वहीं पर जो है बवाही विद्रोह को भी देखने को मिला हुआ था, ठीक है ना। चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में और एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए 1830 के दशक में पटना में बवाही विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था, ठीक है ना। अब भारत में बवाही आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसने किया था, तो सैयद अहमद शहीद ने किया था। कौन किए थे, सैयद अहमद शहीद ने किए थे, ठीक है ना। अब एक और बात समझ लीजिए कि करीब 46 साल तक ना पटना बवाही आंदोलन का मुख्य केंद्र बना रहा था। कितने, 46 ईयर, ठीक है ना। तो ये टोटल 46 सालों तक जो है पटना जो है हब बना हुआ था, किसका, बवाही आंदोलन का, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, 316 नंबर प्रश्न है। बोल रहे बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। बिहार की बातें बोल रहा है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है सूर्यदेव नारायण शर्मा। या फिर ऑप्शन नंबर बी है अशफाक उल्ला खां। या फिर ऑप्शन नंबर सी है जगदीश्वर प्रसाद। या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्री सतीश चंद्र। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ना हम आपको पिछले जीके फर्स्ट रिवीजन में, जो कि जीके जो हम आपको कंप्लीट करते हैं फर्स्ट रिवीजन, उसमें आपको कंप्लीट करवाए थे। टॉप 25 जो सवाल लेकर आते हैं, वो सभी स्टेट के एग्जामों के लिए, सेंट्रल हो या फिर कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, हम जीके जो फर्स्ट रिवीजन लेकर आते हैं, ठीक है ना, उसमें आप ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए थे। जिनको भी जानकारी है, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आप नहीं देखे तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें पूरा व्याख्या सहित कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना। जीके फर्स्ट रिवीजन 25, ठीक है ना। तो इसका देखिए अब प्रश्न पे आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार में जो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सूर्यदेव नारायण जी थे, ठीक है ना। यानी कि सूर्यदेव नारायण शर्मा जो थे, ये बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। समझ में आ गया ना। चलिए इसको और भी हम सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा थे, ठीक है ना। इस एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुआ था, 3 मार्च 1899 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो दरभंगा जिले में हुआ था। यही क्वेश्चन जो है जीके फर्स्ट डिवीजन में पूछ दिया गया था। क्या पूछा गया था कि आखिर जो बॉयज एसोसिएशन के जो संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण, वो आखिर किस जिले में इनका स्थापना हुआ था। तो याद रखिएगा दरभंगा जिले में हुआ था, ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो अफाक खान थे। कौन थे, अफाक खान थे। सचिव की बात करते हैं तो सचिव कौन थे, तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा जी थे। समझ में आ गया ना। तो ये तीनों के तीनों आप जरूर याद रखिएगा। खासकर संस्थापक तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है, जो कि कौन है, सूर्यदेव नारायण शर्मा जी थे, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 317 नंबर सवाल पे। बोल रहा है बिहार में स्थापित विश्वविद्यालयों में उनके स्थापना क्रम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो भी विश्वविद्यालय दिया गया है, वो सभी के सभी कब कब स्थापना हुआ है उसके बारे में दिया गया है। लेकिन देखना यह है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं कौन सा जिस वर्ष में लिखा गया है, उस वर्ष में स्थापना नहीं हुआ है, ठीक है ना।
ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मगध विश्वविद्यालय 1962 में हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि कब हुआ है 1999 में हुआ है। अब बताइए इसमें कौन सा गलत है, यानी कौन सा जिस वर्ष दिया गया है उस वर्ष जो है स्थापना नहीं हुआ है। ठीक है ना? क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, इसको आप ध्यान से देते हुए इसको आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये जो है पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 में हुआ था, ये भी सही है। मगध विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये भी जो 1962 में हुआ था, ये भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन बात करते हैं वहीं पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे सबौर में, ये कब हुआ था 1999 में, बल्कि ये गलत बात है, ठीक है ना? ये कब हुआ था तो 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में हुआ था, 1999 नहीं हुआ था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि पूछा क्या है? नहीं है। तो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है ये 1999 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब गलत इसलिए हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत होगा, लेकिन ये जो है क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा हुआ है, सॉरी, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बिहारी कृषि विद्यालय है ये 2010 में इसका स्थापना हुआ था, 1999 में नहीं हुआ था, ठीक है ना? तो पूछा क्या है? नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना? लेकिन ये तीनों आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्त, ठीक है ना? पटना विश्वविद्यालय कब हुआ था, मगध विश्वविद्यालय कब हुआ था और साथ ही साथ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का कब हुआ था, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन अब बार-बार एग्ज़ामों में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे, लेकिन थोड़ा-सा वही डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो 2010 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन ये वर्तमान में अभी कहाँ पर है? तो दोस्त याद रखिएगा, बिहार के जो भागलपुर जिला है, वहाँ पर ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुआ है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 318 नंबर प्रश्न, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका के भारतीय संपादक कौन बाबू परमेश्वर महेश्वर प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर कनिंघम को नया संपादक नियुक्त किया गया था, ठीक है ना? किसको हटाकर? तो बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर किनको किया गया था? तो कनिंघम को नया संपादक रूप में नियुक्त किया गया था। तो आखिर वो कौन सा पत्रिका था, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सतयुग, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बिहार हेराल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वराज्य कथा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? ये पत्रिका का नाम बताना है, क्योंकि ये पत्रिका जो है बार-बार आपको एग्जामों में देखने को मिला है, पूछता है बार-बार इससे हम, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको ध्यान से समझ के चलना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बिहारी। ये जो बिहारी पत्रिका है ना दोस्त, बिहारी पत्रिका, उनके पहले जो थे ये बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे, लेकिन उनको हटाकर ना कनिंघम को ना नया संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पत्रिका कौन-सा है? तो बिहारी पत्रिका है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलिए थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो वही बात है कि बिहारी पत्रिका को ये मामले में भारतीय संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटा दिया गया था, ठीक है ना? और उनके स्थान पर किनको लाया गया था? तो कनिंघम को नया संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 319 नंबर प्रश्न पे। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन भी बेहतरीन लगता होगा। बिना समय गवाए पॉइंट टू पॉइंट हम आपको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? तो अगर आपको चैनल थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लग रहा है दोस्त, ठीक है ना? तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। इस टारगेट को अचीव किया जाएगा, वो भी वीवीआई और एमसीक्यू, जितना पीवाईक्यू कंप्लीट हो सकता है सब का सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना दोस्त? तो थोड़ा-सा यही रिक्वेस्ट है कि बस अगर आप बेहतरीन लग रहा है तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना दोस्त? और वीडियो को ना दिल से लाइक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है कि अगस्त 1918 में, ठीक है ना, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए सैयद अली इमाम ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सैयद हसन इमाम ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मजहर उल हक ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? अगस्त 1918 की बात कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता है आखिर ये किसने किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयद हसन इमाम जी थे। इन्होंने अगस्त 1918 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कौन थे? सैयद हसन इमाम ने किए थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त?
अब हम चलते हैं इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत कहीं भी ना हो। देखिए, बोल रहा है कि अगस्त 1918 में मोंटेगो चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, ठीक है ना, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विशेष सत्र थे, उसकी अध्यक्षता में कौन थे? सैयद हसन इमाम ने किया था, ठीक है ना। देखिए, 1918 में ना मोंटेगो चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट की समीक्षा करते थे। समीक्षा करने के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विशेष सत्र बुलाया गया था, सेशन बुलाया गया था, उसकी जो अध्यक्षता कौन किए थे? सैयद हसन इमाम ने किए थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, समझ में आ गया ना? तो इसीलिए इसको आप 3-4 बार रिवीजन करने के लिए इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको टेलीग्राम पे पूरे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जब 1-2 बार आप देखिएगा तो आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा-सा आपको कथन वाला सवाल है, तो क्वेश्चन जो है आजकल सब क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो गया है, तो हम आपको तीनों तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, ईज़ी, मॉडरेट और हार्ड, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोल रहा है 320 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। ठीक है ना? 4 कथन दिए गए हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अब बताना ये है कि कौन-सा कथन सही है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसी पे। बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। अब ये भी बता देना चाहते हैं कि जीरादेई जो है सीवान जिला में, बिहार के सीवान जिला में, ठीक है ना? तो ये भी सही है। दूसरा बोल रहा है कि 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना भी किए थे। और तीसरा कथन बोल रहा है वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। बिल्कुल चुने गए थे, ये भी सही है। बात करते हैं चौथा कथन बोल रहा है कि इन्होंने द मैन हू डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी किए थे। कौन-सा? द मैन हू डिवाइडेड इंडिया। ठीक है ना? तो जो है इन्होंने रचना किया था। अब बताइए कि कौन-सा कथन कौन-कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, ये तो आपको क्लियर मान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, वो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा बोल रहा है कि 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना भी किए थे। ये भी सही है। ये किए थे 1906 में। तीसरा बोल रहा है कि वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। बिल्कुल राइट बात है। ये 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। लेकिन बात करते हैं कि इन्होंने द मैन हू डिवाइडेड जो इंडिया है, इसके पुस्तक रचयिता नहीं है। ठीक है ना? इन्होंने जो है सिर्फ़ डिवाइडेड इंडिया के नामक पुस्तक की ये रचना किए थे। ठीक है ना? तो ये हमारा कौन-सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार-बार आता है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए इसका हम और भी थोड़ा-सा सॉल्यूशन देख लेते हैं हिंदी में ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक, ठीक है ना? जो कि किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। किसने? इंडिया डिवाइडेड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और वो क्या था? द मैन हू डिवाइडेड था। क्या था? द मॉन मैन हू डिवाइडेड थे। लेकिन इसके जो रचयिता है कौन है? इसके जो रचयिता है ये फरीद ज़कारिया द्वारा लिखा गया था। समझ में आ गया ना? तो ये जो है इनके द्वारा लिखा गया था और ये जो है इनके द्वारा लिखा गया था। समझ में आ गया ना? तो नाम जो मिलता-जुलता है लेकिन अलग-अलग चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है इंडिया डिवाइडेड और यहाँ पे लिखा है द मैन हू डिवाइडेड इंडिया। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा का अंतर है और यही मिस्टेक जो है आपको बहुत सारी गलतियों को सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? तो द मैन हू डिवाइडेड का रचयिता कौन है? फरीद ज़कारिया। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? और यहीं पर जो है हमारा आज का जो है 320 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्त कि आपने कितने क्वेश्चन को सही में ईमानदारी से कंप्लीट किया है और वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना? अगर दोस्त सच में वीडियो बेहतर लगा होगा ना, तो लाइक बिल्कुल करके जाना है। ठीक है ना? इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और भी बहुत सारी वीडियो बनाने का है। ठीक है ना? पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्त, ठीक है ना? और जितना भी चैनल में वीडियो है जो कि हम आपको सीरीज़ से कंप्लीट करवाए हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़कर किसी भी बिहार की एग्ज़ामों में ज़रूर बैठिएगा। ठीक है ना? आपको खुद मालूम चलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्त? ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।